How are you? Welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agrawal. Myself Mayur Agrawal. Today I will present you the third part of chapter Work, Energy and Power. आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी और पावर का तीसरा पार्ट। दो पार्ट्स में काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिली होगी टॉपिक से रिलेटेड, तो अब आज हमारा ये लास्ट पार्ट होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। लेकिन भले ये लास्ट पार्ट हो, इसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। तो बिना लेट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, I would like to request you that those students who have not subscribed my channel yet, then I request them to subscribe my channel, press bell icon and like my videos if you are able. Then, okay, if you have any problem, then you can leave your problems in your comment box. I will definitely solve them. Thank you, and let's start the class. So, the first topic today we have to start is degradation of energy. Degradation of energy. What is this? Degradation means degrade होना. Degrade होना मतलब unuseful form में waste होना. Degradation of energy. Actually जब हम किसी भी एक particular energy को किसी दूसरे type की energy में convert करते हैं, when we are converting one type of energy into another type of energy, then the energy can be converted. Energy convert तो हो जाती है, but some part of it always waste in surroundings. लेकिन conversion करते समय जो हमारी input energy है उसका कुछ ना कुछ part हमेशा surroundings में waste होता है. For example, जैसे अगर हम लोग बर्नर के ऊपर एक बड़े से बर्तन में किसी कंटेनर में दूध उबालते हैं तो आसपास के सराउंडिंग्स भी तो हॉट हो जाती है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि हमारी जो बर्नर से दी गई हीट एनर्जी है वो पूरी उस कंटेनर में नहीं जा रही है, कुछ ना कुछ बाहर भी जा रही है। अगर हम कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कि जो सराउंडिंग्स वाला वेस्टेज है वो कम से कम हो जाए तो हम क्या कहलाएंगे? वी आर कॉल्ड सो एफिशिएंट। हम और ज़्यादा एफिशिएंट कहलाएंगे। तो एफिशिएंसी की बात तो हम बाद में करेंगे, जैसा कि हमने आपको चैप्टर 3 जब मैंने आपको मशीन्स चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एफिशिएंसी को मैंने डिस्कस किया है, वो फिलहाल दूसरा टॉपिक है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी लॉस होने की, कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एनर्जी को पूरी तरह से 100% किसी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। तो वो जो अनयूजफुल फॉर्म होता है, द अनयूजफुल फॉर्म विच इज नॉट प्रेजेंट फॉर यूज, इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ये सराउंडिंग्स में वेस्ट हो जाता है। और इसके मेनली दो रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज फ्रिक्शन एंड द सेकेंड रीजन इज रेडिएशन। मेन ये दो रीजंस हैं। अगर कोई भी मशीन की बात हम लोग करें तो उसके मूविंग पार्ट्स में आपस में फ्रिक्शन जरूर होगा या फिर हीट एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होगा। सो कंबाइनली नाउ वी कैन से दैट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर, then due to friction and the radiation some part of useful energy is always wasted and that part of energy is not available for us to use. That energy is called degradation of energy. Like I am taking an example of an electric bulb. हम लोग पहले येलो लाइट वाले बल्ब यूज करते थे। आपको मालूम होगा उस येलो लाइट वाले बल्ब में 70% ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे दी जाती थी, उसका 70% सिर्फ फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने में वेस्ट होता था। और जब पूरी तरह से फिलामेंट गर्म हो जाता था तब जाकर वो लाइट एमिट करना शुरू करता था। इसका मतलब क्लियर है, वहां पर 70% एनर्जी डिग्रेड हो रही थी, खराब हो रही थी, और सिर्फ 30% का यूटिलाइजेशन हो रहा था। इसीलिए आज हम लोगों ने अपनी डिवाइस चेंज कर ली है। आज हम लोग CFL और LEDs का यूज कर रहे हैं जो कि उन इलेक्ट्रिक बल्ब से ज्यादा एफिशिएंट कहे जाते हैं। वहां पर लॉस 70% हो रहा था। आज के जो बल्ब्स और CFL और जो भी LEDs हैं ये कम लॉस कर रहे हैं, ये 40 to 30% लॉस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और ज्यादा एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस देखेंगे तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बिकॉज ह्यूमंस आर वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि हम सभी साइंस इसीलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। बेटा देखो, फर्स्ट एक चीज तो आप अपने दिमाग में बैठा लो, एफिशिएंसी 1 तक कर पाना तो पॉसिबल है ही नहीं। जैसा कि मैं आपको मशीन्स वाले वीडियो में बता चुका हूं
एफिशिएंसी 1 तो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें 1 एफिशिएंसी के करीब पहुंचना है, मतलब हमें डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को जितना हो उतना पॉसिबली कम करना है. सो दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी इजी. आप इसके अलावा और भी एग्जांपल्स दे सकते हो, लाइक साइकिल. जब आप साइकिल के पैडल पर आप फोर्स लगाते हो तो यू आर पासिंग आउट, यू आर गिविंग सम एनर्जी टू द पैडल, लेकिन जमीन के फ्रिक्शन की वजह से आपका कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट वहां पे वेस्ट होगा. और यही आप इमेजिन करिए, आप एक बहुत स्मूथ सरफेस पर साइकिलिंग कर रहे हो तो देखिए आपको कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी. आप भी ये फील करोगे कि आपको एक रफ सरफेस के कंपैरिजन में एक स्मूथ सरफेस पे कम एनर्जी लगानी पड़ती है फॉर राइडिंग एनीथिंग. आपको चलने के लिए हो या बाइसिकल चलाने के लिए हो, दोनों ही केसेस में. सो दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. Yes, the next thing we are going to start is a statement of principle of conservation of energy. Like you have studied before in the previous classes, you have studied a statement: energy neither can be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे पूरी तरह से खराब कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. वी कैन जस्ट, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें जो नई चीज यहां पर पढ़नी है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. जैसा कि हम लोग पहले पार्ट 2 में जान चुके हैं, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द टोटल ऑफ potential and kinetic energy of an object is called mechanical. So according to principle of conservation of mechanical energy in a system, while the conversion of energies potential to kinetic, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही हो, उस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, ये मानकर चलें कि फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है, then the total mechanical energy at each point remains constant. In a system where potential energy is converting into kinetic energy, then if no frictional force is present there, neglecting all the frictional forces, we can say the total mechanical energy at each point of the system remains constant. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देखिए एग्जाम्पल. ये मैंने एक फ्री फॉल का एग्जाम्पल लिया है. एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पर, एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से h हाइट पर a पोजीशन पर रखा हुआ है. वो अर्थ सरफेस की ओर गिर रहा है. x हाइट नीचे गिरने के बाद वो b पोजीशन पर पहुंचा, और जब वो पूरी h हाइट गिरकर c पोजीशन पर पहुंच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं. हम इन तीनों डिफरेंट पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यू सेपरेटली निकालेंगे और उनका सम निकालेंगे. अगर उन सभी पॉइंट्स पर सम मतलब मैकेनिकल एनर्जी सेम आ गया तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया है वो ओबे हो जाएगा, वो फॉलो हो जाएगा. देखिए किस तरह में करना है वर्किंग, ध्यान दीजिए. दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस एंड फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ था, मतलब वो मोशन में नहीं था. तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो. रीजन हम जानते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर जीरो हो गई. और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी h है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखना सही होगा. अब अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो 0 प्लस mgh, आंसर आ जाएगा mgh. ओके, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पोजीशन पर, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, पोटेंशियल एनर्जी mgh क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से h हाइट पर था. अब हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन बी की, पॉइंट बी पर देखिए. अब बी पॉइंट पर दोनों एनर्जीज होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास मास भी है, वो अर्थ से कुछ हाइट पर भी है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस वो गिर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, वो ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी में कहीं हवा में बीच में, तो वो मोशन में भी होगा, तो दोनों तरह की एनर्जीज वो कैरी करेगा. तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², लेकिन हमें v की वैल्यू तो मालूम नहीं है. तो अब देखिए फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2gh, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के साथ आ रहा है इसलिए हमें ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा. v² = u² + 2gh. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी,
ऑब्जेक्ट जब ए पोजीशन पर था तो स्टेशनरी था, तो u की वैल्यू हो गई 0, 2gh। इस बार अगर हम हाइट देखें तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, x, तो यहां पर हमें क्या रखना होगा, x। सो द वैल्यू फॉर v स्क्वायर विल बिकम 2gx। नाउ प्लेस दिस वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx, 2 विल बी कैंसल्ड, सो द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम mgx। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh, जहां पे h हम लेते हैं हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और इस बार जो अर्थ सरफेस से हाइट बची है वो h माइनस x बची है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सो mg ब्रैकेट में h माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mgh माइनस mgx। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब अगर हम इस पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh माइनस mgx। mgx विल बी कैंसल्ड, तो हम लोग देखें फाइनली आंसर क्या आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पहले पॉइंट पर भी मैकेनिकल एनर्जी mgh आई थी और दूसरे पॉइंट पर भी मैकेनिकल एनर्जी mgh आ रही है। दो पॉइंट्स की वर्किंग हो गई है। अब आते हैं पॉइंट सी पर। अगर हम बात करते हैं पॉइंट सी की, एट पॉइंट सी, तो अब पॉइंट सी पर अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस तक आ चुका है, मतलब अर्थ सरफेस से हाइट 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। रीजन लिख देंगे यहां, बिकॉज हाइट इज इक्वल टू 0। और अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, अगेन वी हैव टू यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh। और इस बार ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो पूरी h हाइट कवर करनी है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज h ओवर हियर। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, 2 विल बी कैंसल्ड, तो सब वैल्यू इज mgh। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस mgh, सो फाइनल आंसर इज mgh। ओके, और जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा, मैंने कहीं पर भी फ्रिक्शनल फोर्स का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेकर चल रहे हैं, तभी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है तो उस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि हमने देखा पॉइंट ए पर वर्किंग की थी तो भी टोटल सम mgh आया था, पॉइंट बी पर भी mgh आ रहा है और पॉइंट सी पर भी mgh आ रहा है। हेंस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड। और यही चीज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपसे पेंडुलम के केस में भी पूछा जा सकता है। तो पेंडुलम के केस में भी सेम यही रहता है, जो उसकी मीन पोजीशन होती है बिटवीन की, वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जो पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। देखिए कैसे, you can see just this is the main position of the pendulum. Now you have displaced the pendulum up to this direction. आपने पेंडुलम को डिस्प्लेस करके यहां ले आए, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक लाने में आपने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। That work will be stored in the form of potential energy. So potential energy will become mgh, and in this condition काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है? क्योंकि अभी आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किए हो, रोके हुए उसे, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे यहां पर आएगा तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पूरी तरह से mgh में। और जब वो अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा यहां पर वापस से पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो यहां पर जाने के बाद फिर से ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो पेंडुलम में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वेरीफाई होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंटर कन्वर्जन्स। जैसे कि मैंने एक फॉर्म ले लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जीज के इनफाइनाइट फॉर्म्स होते हैं और नए दिनों में रोज नए नए फॉर्म्स बनते जा रहे हैं। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी,
ओशियन थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. सो देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज. सो इन्हीं का इंटर कन्वर्जन भी हमें थोड़ा समझ लेना है. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने 3 एग्जाम्पल लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में भी. अब आप तो जानते हो इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? दैट विल बी लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल टू साउंड. और अगर इसी की जगह पूछा जाए साउंड टू इलेक्ट्रिकल, अगर यही मैंने आपसे पूछ लिया इसी का अपोजिट साउंड टू इलेक्ट्रिकल, तो डिवाइस क्या होती है बेटा? माइक्रोफोन. सो बोथ केसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब इलेक्ट्रिकल टू साउंड बनी लाउड स्पीकर के केस में, और साउंड टू इलेक्ट्रिकल का बनी माइक्रोफोन में. इलेक्ट्रिकल से हीट बनना, जैसे हीटर, आप क्या करते हो? आप सिर्फ स्विच ऑन करते हो और हीटर की जो रॉड होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है. तो आपने इनपुट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट आपको हीट एनर्जी में मिल गया. अब इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनाना. सो थर्मोकपल्स, दीज आर द डिवाइसेस which converts heat energy into electrical energy. थर्मोकपल ऐसी डिवाइसेस होती हैं. इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, जैसे कि मोटर, जैसे हमारे फैंस में, कूलर्स में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, इन सभी में मोटर लगी होती है. जैसे आप स्विच ऑन करते हो रोटेशन शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्जन हो रहा है. अब इसी का ऑपोजिट की हम लोग बात कर लें, अगर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो क्या डिवाइस का नाम होता है? जनरेटर. जनरेटर में ऑपोजिट हो जाता है. जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कन्वर्जन्स गिवन इन द बुक. अगर बुक में नहीं आपको समझ में आ रहे हैं और बाहर से एग्जांपल्स कलेक्ट करिए, डेली लाइफ से एग्जांपल्स कलेक्ट करिए, सभी में आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन दिख रहा होगा. राइट नाउ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. अभी मैं बोल पा रहा हूं आपके सामने, ये भी कन्वर्जन है. अगर मेरी बॉडी में प्रॉपर केमिकल एनर्जी नहीं है, मतलब फूड अगर मैंने नहीं खाया है, मतलब प्रॉपर खाना नहीं खाया है, बिल्कुल भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो मैं चाह कर भी आपको बोल नहीं पाऊंगा. क्यों? बिकॉज कोई भी एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए नहीं है. सो इन माई व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देन द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी. तो हमारे आसपास जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं. सो दीज कन्वर्जन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली. So this is the third part of work, energy and power. Hope you all will understand all the chapter work, energy and power. If you have any problem then you can ask in your comment box. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एक काम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए. शेयर करने से आप अपने उन फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हो जिनको अभी तक इन टॉपिक्स में अच्छे से नॉलेज नहीं हुई है. सो तब तक के लिए थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.